स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भारत की डिजिटल क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है और ये क्लास 10 का है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन होता क्या है? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने कार्बन कभी देखा हो? बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखा? किसी ने कभी कार्बन देखा है? मुझे लगता है कि हर बच्चा कार्बन देख चुका है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कार्बन देखा है तो बता नहीं पाएगा कि देखा है कि नहीं। ऐसे क्योंकि पेंसिल तो आप बचपन से लेकर यूज़ कर ही रहे हैं, अभी तक कर ही रहे होंगे। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो बेसिकली कार्बन की लीड होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोयला देखा होगा, तो कोयला जो है वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। इसी तरीके से सेल को अगर कुछ लोग जो छोटे बच्चे करते हैं, जो हमने भी अपने बचपन में किया है कि सेल को कुचला और उसके अंदर एक रॉड निकला, वो रॉड भी कार्बन का ही था। ठीक है, यहाँ तक कि जो कार्बन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है। साथ में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही आपको पता है कि भरमार है। तो कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। गैशियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, मीथेन की फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में अगर देखना है तो इसी तरीके से देख लीजिए, कोल हुआ, ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, इन फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर आप अगर सॉलिड हो चुका है लिक्विड और नहीं लिक्विड फॉर्म में देखना है तो आप देखते हैं पेट्रोलियम। बेसिकली पेट्रोलियम कार्बन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कार्बन जो है वो तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब ये देखते हैं कि कार्बन जो है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। आपको मालूम ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कार्बन की कि कार्बन जो है बेसिकली क्या है। तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। तो आप मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में इसको और डिटेल से पढ़ लेंगे कि कार्बन क्या है। तो बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है जो नॉन डस्टरस है, नॉन सोनुलस है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा उस बारे में ज़्यादा डिटेल बात न करते हुए सिर्फ बता सकते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक, अब ये जो कार्बन है ये इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर क्यों बना है। अब मेन बात जो है वो ये करते हैं कि कार्बन, भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम सबके ऊपर एक एक चैप्टर बनाएंगे तो पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी केमिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों है कि जिसके ऊपर पूरा पूरा एक चैप्टर बनाए? वो इसलिए क्योंकि कार्बन अबंडेंट है नेचर में, बहुत बड़ी मात्रा में है, हर फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हर फॉर्म में अवेलेबल है। और कार्बन खुद कई सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड बनाना, बॉन्डिंग करना। तो कार्बन जो है वो कई तरीके से बॉन्डिंग करता है और वही हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। कितना है? 6। इसको इस तरीके से देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन आ गया आपका 6 नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन के अंश 6 नंबर पे आ चुका है। 6th नंबर होने से क्या फायदा है? 6 नंबर इसको आप लिख लीजिए कि ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है किसका? कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और अगर हम देखना चाहें कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से डिवीजन लेते हैं, ये देख लेते हैं। P शेल और L शेल 2 and 4। ठीक, मतलब स्ट्रक्चर समझ लीजिए इसका कि ये आप देखिए, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पार्ट है किसका? कार्बन का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक रिंग बनी होगी ऐसे, जो कि K शेल कहलाती है। इस K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गई और दूसरा यहाँ गई, रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अगल बगल। ठीक, या जिसको नाभिकी कहते हैं उसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। इसके बाद ये एल शेल है। एल शेल में देखिए 4 है, इसका मतलब इस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे डिफरेंट पोजीशंस पर, और ये घूम रहे हैं इस पूरे पाथ पर। ठीक, न्यूक्लियस के आगे बढ़। इसका ये मतलब बनता है, मतलब ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है इसका ये मतलब बनता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं ये भी समझ लीजिए।
लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कितना भी पैसा हो, वो ये चाहते हैं कि हमारे पास इतना आ जाए कि हमें किसी से लेना ना पड़े और हमें अपना किसी को देना ना पड़े, हम बस सुकून से रह सकें, है ना। यही हर कोई चाहता है कि हम बस सुकून से ले लें। तो ये कार्बन जो है इसकी भी ये टेंडेंसी है, और जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं सबकी ये टेंडेंसी है कि वो सुकून चाहते हैं। अब कार्बन के पास 4 है एल शेल में, उसको अपनी ये वाली शेल, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, उसको अपनी पूरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तब वो सुकून से रह सकता है। अगर उसके पास 8 से कम होंगे तो कार्बन बेचैन हो जाएगा और उसके पास जो है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं जितने उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्टेट शब्द आया है, ऑक्टेट का मतलब होता है कि वैलेंसी शेल में, आखिरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब 8 पूरा करने के लिए उसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। या तो ये कहा जा सकता है कि 4 और मिल जाएं तब कार्बन खुश है, या ये भी हो सकता है कि इन 4 को बाहर निकाल दो, ठीक, तो भी खुश है। तो जो 2 है मतलब इस के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, जो ऑलरेडी कार्बन के पास है। तो ये हो सकता है कि या तो कार्बन 4 ले ले, 8 बना ले तो खुश है, या चारों को चारों को निकाल दे और 2 जो उसके पास ऑलरेडी से पहले से सेफ में रखे हैं उन्हीं से खुश रहे। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर पाता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन को बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो नॉर्मली रिएक्शंस में नहीं मिलती है, ठीक। तो क्या करेगा कार्बन, क्या ऐसी बेचैन बैठा रहेगा? नहीं, वो क्या करता है, वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या बनाता है? वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। जेम्स बॉन्ड का भाई कोवलेंट बॉन्ड मैं मजाक कर रही हूँ, देखिए कोवलेंट बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का भाई नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, देखिए इसमें शब्द को सब पहचानिए, को का मतलब एक दूसरे से, जैसे कोड, जैसे हम कहते हैं ये हमारे को वर्कर हैं, साथ में काम करने वाले, जैसे ये हमारे मतलब को वाला जो शब्द है वो आपसी लोगों के लिए यूज होता है कि एक दूसरे से मिलकर बॉन्ड बना हुआ, ठीक, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि क्या किस किस तरीके की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ये समझ लीजिए कि कोवलेंट बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड की हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग डबल बॉन्ड की हो सकती है और कोवलेंट बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड की हो सकती है। अब आप सोचोगे कि समझ में नहीं आ रहा कि मैम क्या पढ़ा रही है, इसको मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कैसी होती है। जैसे कि आप अगर सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल चाहते हो, ठीक, तो H2 का एग्जांपल देख लेंगे, ठीक। जैसे कि आप डबल बॉन्ड का एग्जांपल चाहते हैं तो आप Cl2 का एग्जांपल ले लीजिए। और अगर आप अगर आप जो है ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल चाहते हैं, 3 बॉन्डिंग वाला का, तो आप जो है N2 दे लीजिए नाइट्रोजन का, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक। इसमें देख लीजिए कि ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसके पास बेचारे के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? सिर्फ 1, ठीक। यहाँ पर H2 लिखा है, इसका मतलब 2 अलग अलग H एटम्स हैं और उन दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने आपको पहले बताया कि पहली शेल में 2 होने चाहिए, वरना बेचैनी चालू हो जाएगी। तो 2 होने के लिए ये दोनों H, फर्स्ट H एंड सेकेंड H आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं H बॉन्ड। इस तरीके से, मतलब क्या, इस H के पास ये 2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस H के पास ये 2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब Cl पे आ जाते हैं। देखिए Cl का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए यहाँ चलते हैं कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जो मैंने पढ़ के बताया था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। उसमें क्लोरीन पढ़ने को तो मैं काफ़ी
कर सकती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, सीधा आप समझिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है KLN शेल में, मतलब इस तरीके की और शेल्स बनानी है, तो देखिए K में हम 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, रख लीजिए 2। अब कितना बच गया? इसके बाद 2 और 8 हो गया 10, ठीक। अब क्या रह गया? 7, तो ये हो गया 7। तो इसका तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLN के हिसाब से 2, 8 and 7 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्लोरीन को या तो एक कहीं से मिल जाए, या फिर ये 7 के 7 को बाहर निकाल दे, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। 7 को इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि क्लोरीन को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ेगी केमिकल रिएक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं होती। तो सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है एक ले लो किसी से भी और अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज़ हो रही है कि क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन, क्योंकि 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सेकेंड क्लोरीन, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इनके पास इलेक्ट्रॉन 2, 8, 7 के हिसाब से कैसे बने होंगे? ऐसे बने होंगे, देखिए कि 8 वाले 7 के हिसाब से होंगे 1 और 2, ये दोनों आपस में पेयर में पहले से ही बने हुए हैं। ये और ये 2 और 2 4 हो गए, और ये हो गए 6, और एक अकेला बेचारा अकेला 7। देखिए ये दोनों ऑलरेडी पेयर में हैं, ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लोन पेयर है अकेला, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये 2 और ये 2, इनके पास ऑलरेडी 2 हैं जो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं। इसके लिए अब देखिए आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर डबल